शुक्रिया विद्या। और इधर बिहार चुनाव की तो पल पल की अपडेट हम दे ही रहे हैं, लेकिन 10 राज्यों की 54 सीटों पर आज उपचुनाव भी है, उन पर भी न्यूज नेशन लगातार नजर बनाए हुए है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो 28 सीटें हैं उन पर आज उपचुनाव हो रहा है और बहुत ही निर्णायक चुनाव है ये, क्योंकि इसमें सरकार भी बदल सकती है। 28 सीटों में से 25 पर अभी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश में 12 मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर है, तो इधर गुजरात के 8 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि यूपी में 88 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज फैसला होगा। वहीं झारखंड, नागालैंड में भी 2-2 सीटों पर उपचुनाव है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1-1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज चुनाव का दिन है। दूसरे राउंड के लिए बिहार में वोट डाले जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और उस पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर वोटिंग को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां हैं। सबसे बड़ा चुनाव आज का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में आज जो सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है और इसीलिए चुनाव आयोग को आज बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ी है। और यही कह रहे हैं कि वो जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही जो वोटिंग पैटर्न है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। ये मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से मेरी सहयोगी दीप्ति जुड़ गई हैं। दीप्ति, पिछला चुनाव युवराज बनाम शिवराज था, इस बार तो युवराज और शिवराज दोनों एक साथ आ गए हैं। किस तरीके से कमलनाथ इन दोनों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग उपचुनाव है यह, बल्कि उपचुनाव क्या बल्कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आम चुनाव से भी ज़्यादा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव बहुमत के लिए लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए लड़े जा रहे हैं, सरकार बचाने के लिए लड़े जा रहे हैं। और पूरे 14 मंत्रियों की साख दांव पे लगी है। और मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। इतने बड़े पैमाने पर ना कभी दल बदल हुआ, ना मध्य प्रदेश में कभी इस तरह के इतने बड़े उपचुनाव हुए। तो सभी नेताओं की साख दांव पर है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर लें, या फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें। अगर सिंधिया की बात करें तो उनकी साख तो सबसे ज्यादा दांव पर लगी है, बल्कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा दांव खेला था। तो अब उनके राजनीतिक जीवन आगे कैसा होगा, उनका पॉलिटिकल करियर आगे कैसा होगा, किस तरह से वो अपने समर्थकों को जीत दिला पाएंगे। और उस स्थिति में जब वो मध्य प्रदेश से ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो उसी इलाके में अपने समर्थकों को कैसे जीत दिलाएंगे और किस तरह से उनकी जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है या राजनीतिक रसूख है उसको किस तरह से पा पाएंगे। अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुमत के बहुत पास है, केवल 9 सीटें आने पे बीजेपी 116 के बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर है, क्योंकि जितनी भी सीटों का नुकसान हुआ है 28 सीटों में वो सभी कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस बहुमत से दूर है, पर कांग्रेस को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो वापस आएगी, कमबैक करेगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट चुकी है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है बीजेपी के साथ आ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक। और वहीं पूरी जो कांग्रेस है वो अब कमलनाथ कांग्रेस कही जा रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वही स्टार प्रचारक के तौर पर रहे। उन्होंने पूरी 28 विधानसभा सीटों पे मोर्चा संभाला और जितना भी चुनाव है, जिस तरह 2018 में 3-4 चेहरे थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति के इन 3 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2018 में कई सारे डिफरेंसेस के चलते बीजेपी सत्ता से काफ़ी दूर हो गई थी, सत्ता में नहीं वापसी कर पाई थी। तो अब उसको वो किस तरह से साथ पाएंगे। और दूसरा जो 7-8 महीने का कोविड काल का उनका जो पूरा कामकाज था उसको जनता ने कितना पसंद किया। तो ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के चुनाव नहीं हुए। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बचाने, सरकार चलाने सभी के हैं और 3 बड़े नेताओं की साख इसमें दांव पर लगी हुई है। जो विधानसभा चुनाव था उसमें जब रिजल्ट आए थे तो सारे विश्लेषकों ने यही कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो कैडर है वो कहीं ना कहीं दूर हुआ था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वो सरकार बना गए थे। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो 28 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो सालों तक कांग्रेस में रहे और उनके खिलाफ बीजेपी का कैडर लड़ता आया। यहां पर बीजेपी को अपने कैडर को समझाना कितना बड़ा चुनौती रहा है?
बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती यही है विद्या, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 2018 में बीजेपी की जो है अपने डिफरेंसेस के चलते सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन 2020 की स्थितियां क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब 2018 में ही संतुष्ट नहीं थे तो इतने सारे नए लोगों की ज्वाइनिंग के बाद इनको कहाँ जगह मिल पाएगी, इनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और कई सारी सीटों पर तो इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि जो राजनीतिक विरासत है वो तक खत्म हुई है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, वो हाटपिपलिया से हमेशा चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब हाटपिपलिया से जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो विधायक जो हैं वो कैंडिडेट अब बीजेपी का चेहरा है। तो बीजेपी में ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने से आ रही है कि कार्यकर्ता अनबने ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत घुल मिल नहीं पा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार ग्वालियर चंबल इलाके में महल की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर राजनीति करी, वो अब महल के लोगों को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से सिंधिया समर्थकों को अपने साथ रखेंगे। बयानबाजियों का भी दौर बहुत चला है दीप्ति इस चुनाव में, और ऐसे ऐसे बयान आए हैं जिनको लेकर बार बार चुनाव आयोग ने भी तमाम जो स्टार प्रचारक थे उनके ऊपर लगाम लगाई। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।